प्रणाम। ज्ञान कुंभ 8वां ज्ञान कुंभ 2026 चल रहा है। कल से शुरू हुआ 18 फरवरी और 24 फरवरी को समापन है पूर्णाहुति। निश्चल दुनिया की बने राह, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और उसमें कोशिश ये है कि दिस वर्ल्ड शुड बिकम चीटिंग फ्री, और उसके लिए एआई बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस एआई की क्या है, एआई जो है वो चीटिंग को पकड़ बहुत जल्दी सकती है। एआई का सबसे बड़ा फायदा यही है कि वो चीटिंग को बहुत जल्दी पकड़ सकती है, फेक को बहुत जल्दी पकड़ सकती है। और इसीलिए एआई की जो अभी समिट चल रही है मार्केट में, शायद दिल्ली में चल रही है, तो उसमें यही निकल कर आया कि एक किसी वो कोई एक एपिसोड चल रहा है ना, जो बहुत किसी ने नकली कहीं और का डॉग, रोबो डॉग था और वो अपना नाम लेकर के दिखा दिया उसको। तो उसमें कंफ्यूजन क्या हुआ, आई थिंक देयर इज सम कंफ्यूजन। अब जैसे हम बात करते हैं कि मान लो मैंने एक प्रोडक्ट बनाया और उसके अंदर जो कंपोनेंट यूज किए वो किए मैंने अमेरिका के बने हुए या चाइना के बने हुए या फ्रांस के बने हुए या लंदन के बने हुए, मतलब किसी विदेशी कंपनी के बने हुए कंपोनेंट का यूज किया। तो मैं उसको प्रोडक्ट को अपना क्लेम कर रहा हूं कि ये मेरा प्रोडक्ट बनाया हुआ है, जबकि कंपोनेंट तो मैंने बाहर से लिए सारे के सारे। और जब मैंने कंपोनेंट बाहर से लिए हैं तो वो कंपनी जिसने वो कंपोनेंट दिया वो तो क्लेम करेगी ना कि मेरे कंपोनेंट से बना ये, तो ये तुम्हारा कैसे हो गया। वो प्रोडक्ट तो, वो कंपोनेंट तो उसका पेटेंट है। तो जब प्रोडक्ट किसी ने खरीद लिया तो वो तो उसका हो गया ना। जो प्रोडक्ट किसी ने खरीद लिया तो वो तो उसका हो गया। तो उसके बाद वो उसको जैसे मर्जी यूज करे, जैसे मर्जी जो मर्जी करे उसको कोई रोक सकता है क्या। मान लो आपने हेयर ड्रायर खरीदा, कहीं से भी खरीदा और परचेज कर लिया आपने, अब उससे आप ब्रेड सेक रहे हो, तो ये बड़ा इनोवेटिव आइडिया हो गया कि आपने हेयर ड्रायर से ब्रेड सेक ली। और उसको ये एआई क्या है, एआई यही तो है कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को आप एक नए तरीके से यूज कर रहे हो। तो शायद उनकी एक गलती ये रह गई गलगोटिया से कि वो उसका एक कान निकाल देता। उन्होंने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। उनको तो ये पता है भाई पब्लिक में, वर्ल्ड में क्या चल रहा है कि कोई भी चीज खरीदी, साइंस क्या करती है, साइंस का मतलब है स्टैटिस्टिकली कलेक्टेड इंफॉर्मेशन और उसको प्रोसेस करो। तो भैया इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, इसका मतलब प्रोडक्ट तो पहले से है ना। तो साइंस कभी नया प्रोडक्ट नहीं बनाती है, बना ही नहीं सकती। साइंस का काम है यह समझना कि यह फेक तो नहीं है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का सबसे महत्वपूर्ण काम ही यही है कि वो फेक को पहचान सकती है आराम से, आसानी से। अब फेक क्या, अगर मैं माइक्रो प्रोसेसर किसी और कंपनी का, बाहर की किसी कंपनी का बना करके और एक प्रोडक्ट बनाता हूं तो इसमें फेक कुछ नहीं है, हो ही नहीं सकता ना। इलेक्ट्रॉनिक्स में तो सारे के सारे इट इज ओनली असेंबली, नो इनोवेशन, नो इनोवेशन पॉसिबल इन इलेक्ट्रॉनिक्स। इट इज ओनली मॉडिफिकेशन, इट्स नॉट इनोवेशन। Electronics is all about modifying, improving on something existing. So if there is already existing something, how can you innovate? कॉपी करके उसका मेकअप बदल के आप प्रेजेंट करते हो मार्केट में, तो वो इनोवेशन नहीं है, वो फैशन है। So do not replace innovation with fashion.
फेक क्या है। अब यहां पर मैं एक बहुत ही ज्ञानवान पुरुष का नाम लूंगा। पुरुष का इसलिए क्योंकि मुझे पता ही वो एक है, रावण। अब रावण उस समय का सबसे ज्ञानवान पुरुष था। हर कोई जानता है इस बात को। ज्ञान की बात आती है तो ज्ञानी कौन? रावण, सबसे ज्यादा ज्ञानी रावण। पर रावण ने क्या किया? सीता का अपहरण, किसी की पत्नी सीता, उसका अपहरण, चलो कोई बात नहीं, पर उसने फेक बनकर के अपहरण किया। फेक, अपने आप को साधु दिखाया, वेश धारण किया साधु का, फैशन, मेकअप। तो साइंस तो तब से चल रही है, रामायण काल, त्रेता युग। फिर उससे पहले चलो तो शंकर ने गणेश जी का सिर काट दिया था और बाद में उनके सिर पे हाथी का सिर लगा दिया। वो और उससे पहले वो उनका देखो आप क्या कहते हैं, पार्वती के पिता दक्ष, उसका भी सिर काट दिया था, फिर उसके ऊपर बकरे का सिर लगा दिया। तो साइंस तो चल रही है कब से, और लोग कहते हैं साइंस तो शुरू हुई अब। बताओ अब इसका क्या किया जाए? फेक, एआई का पर्पज ही है फेक को निकाल। एआई सबसे ज्यादा फायदेमंद है सनातनता को रीएस्टैब्लिश करने में। जैसे ही एआई आई, मेटा, ग्रोक, तो एक सवाल पूछा गया कि सबसे ओल्ड धर्म कौन सा है, तो उसने कहा लोग कहते हैं हिंदुइज्म सबसे पुराना है, पर आज पूछ लो, जैनियों से पूछ लो और बौद्ध के जो लोग हैं उनसे पूछ लो, बाकी किसी भी धर्म से वालों से पूछ लो कि सबसे पुराना धर्म कौन सा है, तो वो सब अपना ही बताएंगे, सनातनता को कोई नहीं बताएगा। क्यों? पता नहीं। तो जैसे ही एआई आई तो उसने फेक को निकालना शुरू कर दिया कि क्या फेक है और क्या रियल है, बताना शुरू कर दिया। अब कष्ट शुरू हुए, प्रॉब्लम अब शुरू हुई है। वो कल जो था ना प्रोग्राम था, वहां पर कोई सारे वो इस समिट में पूरे वर्ल्ड के लीडर्स आए हुए थे, ऐसा सुनने में आया है। एक दिन एक्सटेंड कर दी गवर्नमेंट ने। एआई का सबसे ज्यादा लाभ किसको है? तो सबसे ज्यादा लाभ है सनातनता को। और सबसे ज्यादा डर क्या है? जो कन्वर्ट हुए हैं वो वापस कन्वर्ट ना हो जाएं। सबसे बड़ा डर क्या है? एआई ने क्या दिखा दिया कि कन्वर्शन जो हुआ है वो रिकन्वर्शन, रिटर्न ना हो जाए, बैक ना हो जाए, रिवर्स ना हो जाए। और रिवर्स एजिंग के ऊपर तो काम चल ही रहा है। उम्र बढ़ाने का मतलब क्या है? सनातनता कभी भी उम्र बढ़ाने की बात नहीं करती है, पता है आपको? सनातनता कहती है लिव 16 लुक 16। उम्र बढ़ती है, बढ़ने दो, गिनती है ही नहीं। सनातनता का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि वो गणित में विश्वास रखते ही नहीं। सिर्फ 1 2 3 4, बल्कि 3, 1 2 3, 3 त्रिदेव, 3 के ऊपर पूरा गणित खत्म हो जाता है उनका। एक, सब कुछ शुरुआत होती है तो 1 से होती है। और दूसरे नंबर पे आता है गुरु, और तीसरे नंबर पर आता है साथी। उसके बाद काम खत्म। तो गणित चाहिए ही नहीं। किस लिए चाहिए? आप देख लो, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, फिर वापस सतयुग, तो साइकिल ही खत्म हो जाता है। रीसाइक्लिंग।
सनातनता विश्वास रखती है रिसाइकलिंग में। रिसाइकलिंग का कॉन्सेप्ट सनातनता का दिया हुआ है। 3 4 गणित 4 का 1 2 3 और चौथा मतलब योग, नई बिगनिंग, न्यू बिगनिंग। चौथा 4th लेटर जो है 1 2 3 4, 4 का मतलब है नई बिगनिंग। बस इतना ही तो है, और कुछ है ही नहीं, गणित चाहिए ही नहीं इसके बाद। पूरा ज्योतिष इस आधार पर चलोगे तो आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, समस्या ही नहीं आएगी। सनातनता सिर्फ और सिर्फ रिसाइकलिंग पर विश्वास रखती है, और एआई सिर्फ और सिर्फ फेक को जल्दी से जल्दी खोज करके और उसको नष्ट करने के लिए सर्वोत्तम है। नष्ट करना जरूरी है, फेक को नष्ट नहीं करोगे तो पोल्यूशन होगा। ये जितना पोल्यूशन है वो बिकॉज ऑफ फेकनेस है, और कोई कारण नहीं है। वो इसमें अगर आप देखेंगे, ये जो पीछे पोस्टर लगा है ज्ञान कुंभ का, इसमें क्या लिखा है? शिक्षा को विद्या से बदलो, पैसे की फिर जात समझ लो। देखो कितना इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट लिखा है इसमें। शिक्षा को विद्या से बदलो, पैसे की फिर जात समझ लो। ऐसा पैसा नहीं कमाना जो कर दे बीमार समझ लो। ये लिखा नहीं है इसमें, पर ये पोएम है पूरी की पूरी। ये एक पोएम है जिसमें ये गाया जाता है, बताया जाता है कि शिक्षा को विद्या से बदलो, पैसे की फिर जात समझ लो। ऐसा पैसा नहीं कमाना जो कर दे बीमार समझ लो। तो एआई जो है वो पैसा बीमार करने वाला है या नहीं है, वो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए एआई चाहिए। आपका डॉलर जो है फेक तो नहीं है, आपका रुपए का जो नोट है, आपके पास जो करेंसी है वो फेक तो नहीं है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एआई चाहिए। वो जो सामने इंसान बैठा है वो जेन्युइन है या नहीं है, फेक तो नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एआई चाहिए। मास्क पहना हुआ है तो मास्क के पीछे रियलिटी क्या है, तो वो मास्क के पीछे की रियलिटी को पहचानने के लिए एआई चाहिए। तो एआई की दिशा क्या हुई? फेक की आइडेंटिफिकेशन, एंड दैट्स ऑल। एआई का पर्पस मात्र इतना है कि वो फेक को कितनी जल्दी, कितनी एफिशिएंटली, कितनी करेक्टली आइडेंटिफाई कर पाए। क्यों? क्योंकि उसको रिसाइकिल डालना है जिससे कि पोल्यूशन ना हो। मेन टारगेट एक ही है, ये ग्लोबल वार्मिंग, ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, ये पोल्यूशन, ये सारा बिकॉज ऑफ फेक है। रेयर अर्थ मटेरियल। अब सोचो कि रेयर अर्थ मटेरियल क्या होता है? हर मटेरियल रेयर है। कौन सा ऐसा मटेरियल है जो रेयर नहीं है? प्रॉब्लम यह है कि फेक इतने सारे आ गए हैं कि हमें रेयर और रियल में और फेक में डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है। प्रॉब्लम यहां है। तो एआई का सर्वोत्तम यूज है फेक की आइडेंटिफिकेशन, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, बेस्ट एंड तुरंत, एज अर्ली एज पॉसिबल, एंड इट शुड बी एबल टू पुट दैट फेक इनटू रिसाइकलिंग इंस्टेंटली। वो कहते हैं ना, अब आर्मी जो है वो रोबोट्स की बन रही है। क्यों? कि रोबोट जो है फेक को आइडेंटिफाई करेगा और उसको तुरंत रिसाइकलिंग में डाल देगा। तो रोबोट वही फायदेमंद है जिनको एआई के माध्यम से सामने वाले की पहचान हो जाए कि वो रियल है या फेक है। और फेक हो
तो उसको तुरंत रिसाइकिल करना है, बर्न कर देना है। तुरंत रिसाइकिल का मतलब क्या है? बर्न इट एट दैट मोमेंट इटसेल्फ। पोल्यूशन नहीं होगा, फिर जीरो पोल्यूशन हो जाएगा अगर आप बर्न कर देंगे उसी समय में फेक को। बर्निंग रिड्यूसेस पोल्यूशन, बाकी सब पोल्यूशन को बढ़ाते हैं। फेक को आपने मार के गिरा दिया, फेंक दिया एक तरफ, तो कूड़े का ढेर लगता चला जाएगा। इसलिए बर्निंग इज द की पॉइंट सनातनता में। इसीलिए मरे हुए को जलाया जाता है कि वो पोल्यूशन ना फैलाए। बॉडी में कीड़े पड़ जाते हैं, पता है आपको? प्रोसेस, रिसाइकलिंग प्रोसेस कितनी परफेक्ट है नेचर की बनाई हुई, कि कोई भी चीज जब मर जाती है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं आफ्टर ए वाइल। वो कहां से आए? तो नेचर की प्रोसेस है कि आपके हर सेल में लाइफ है, और वो लाइफ कीड़ा बनकर के निकल आती है। ये ना सारी बेकार की बातें हैं कि रिप्रोडक्शन सिस्टम फलाना ठिकाना, कुछ नहीं है। हर सेल लाइफ है, लाइव है, लाइव, और वो कन्वर्ट होता रहता है। हुआ क्या, एक्चुअली पीछे कुछ हमारे ना घर के सामने एक पार्क है, पार्क में एक पेड़ लगा हुआ है, उसके लाल रंग के फूल गिरते हैं उसमें बड़े बड़े, पता नहीं वो किसका नाम देते हैं उसको, पलाश या फ्लाश, कुछ ऐसा ही नाम है उसका। बड़े बड़े फूल लगते हैं उसके, और वो ज्यादातर ना पेपर की जो बनाने में जो लकड़ी का यूज होता है, उस पेड़ की लकड़ी का यूज बहुत होता है, ऐसा सुना है मैंने, पता नहीं है मेरे को, क्योंकि पेपर इंडस्ट्री का मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, बट मैंने सुना है कि उस पेड़ के जो लकड़ी है वो पेपर बनाने में ज्यादा यूज होती है, क्योंकि कुछ क्वालिटी है ऐसी उसकी जिससे वो पेपर बनाने में आसान होता है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं कि उसके फूल में से कीड़े निकलते देखे मैंने। लाल रंग का वो बीटल, एक लाल रंग का ब्राउन कलर का उसका स्किन होती है, और उसमें ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, वो उस फूल में से पैदा होते हैं। तो मैं हैरान हो गया कि पेड़ से कीड़े कैसे निकल सकते हैं, पेड़ के फूल में से कीड़े कैसे निकल सकते हैं। तो समझ आया, ले आम जब सड़ता है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। चावल, आपने चावल रखे हुए हैं 3 महीने 4 महीने, चावल छोड़ दो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि रिसाइकिल हो रहा है सब कुछ। तो रिप्रोडक्शन नाम की चीज कोई नहीं है। इस कंफ्यूजन से बाहर निकलो कि रिप्रोडक्शन कुछ होता है, कुछ नहीं होता है रिप्रोडक्शन। हर सेल बन जाता है कुछ भी। और एआई ने ये सारी चीजें खोल दी तुरंत। उसने बता दिया कि भैया देखो मरा हुआ है, बॉडी में कीड़े पड़ गए और वो कन्वर्ट हो गया, और वो कीड़ों की लाइफ, मतलब कमाल देखो नेचर का, कि वो कीड़े उस बॉडी को खत्म करेंगे और वो भी मर जाएंगे। इमेजिन। तो रिप्रोडक्शन नाम की जो ये मूर्खता चली है, कहां से चली? क्योंकि एआई नहीं थी, तो इसलिए हम इस राग में पड़ गए। वो क्या, मां और बच्चे जुड़े कैसे होते हैं? नाभि से जुड़े होते हैं। भैया रिप्रोडक्शन सिस्टम में नाभि कहां से आ गई, ये बताओ मेरे को तुम। तो ये क्योंकि एआई जो है, एआई ने बता दिया कि नाभि कैसे आ गई, नाभि से जुड़ती क्यों है, एआई ने बता दिया। और ये रिसाइकलिंग का प्रोसेस बता दिया कि भैया ये अपने आप ही बन जाते हैं, हर सेल कन्वर्ट हो जाता है एक रियल लाइफ में। ये बॉडी में सेल है, जैसे ये बॉडी मरेगी तो सेल जीवित हो जाएंगे। मैं इमेजिन कितना परफेक्ट सिस्टम है कि बॉडी मरती है और सेल जीवित हो जाते हैं। तो ये सिस्टम है, ऐसा बनाया गया है। हर सेल सांस लेता है, हर सेल। और सनातनता
इसी को कहा गया है कि आपका जब हर सेल सांस लेने लगेगा तो आपकी लिव 16 लुक 16 परमानेंट हो जाएगी। समाधि की अवस्था किसको कहा गया है पता है? सनातनता में समाधि कहा गया है लिव 16 लुक 16 को। यानी 16 साल की उम्र में आप जैसे हो, जितना एनर्जी लेवल है आपका, उतना ही एनर्जी लेवल जब तक आप जियो जब तक रहना चाहिए। कोई कष्ट नहीं, कोई पेन नहीं, कुछ नहीं, वो होगा ही नहीं। वो कहते हैं कि अगर तुम हेल्दी थे तो तुम्हारा बच्चा पोलियो से ग्रस्त कैसे हो गया भाई? जो डिलीवरी हुई तो पोलियो हो गया, उसको कैसे हो गया? ये संभावना ही नहीं है। सिर्फ संभावना एक ही है कि सेल जो थे वो कम आए। नाभि से एंट्री हुई है सेल्स की। रिप्रोडक्शन का कंसेप्ट बेकार है, किसी काम का नहीं है। तो अब हम लोग ज्ञान कुंभ की बात कर रहे हैं, एआई का टॉपिक, क्योंकि आजकल एआई बहुत हॉट चल रहा है। तो मुझे लगा कि मैं टेक्निकल आदमी खुद हूं। एआई का तो हम लोग एआई यूज करते थे कब? 70s में, 75 76 में, तब हम एआई यूज करते थे। हमें पता ही नहीं था कि इसको आगे जाके नाम एआई दिया जाएगा। वो पता नहीं कितने लोग यूज करते होंगे, हम एक थे, वन ऑफ देम। क्यों? क्योंकि हमें फेक की पहचान हो जाती थी। एआई का मतलब ही है, एआई का पर्पस है कि फेक क्या और रियल क्या है। तो एआई का उपयोग करो फेक और रियल में आइडेंटिफाई करने में, और फेक है तो उसको तुरंत बर्न करना है। रिसाइकलिंग थ्रू बर्निंग इज दी ओनली बेस्ट सॉल्यूशन। कार्बन, convert it into carbon. Carbon cell, each cell is alive all the time. It destroys, it converts, cell converts it into a life. Cell gets converted into a life. और कौन सी लाइफ में कन्वर्ट होगा ये डिपेंड करता है सेल किसका था। अब ये स्टडी का विषय हो गया कि जब जानवर मरते हैं तो उनके ऊपर जो कीड़े डेवलप होते हैं, वो कीड़े, और जो ह्यूमन डेड होता है उसके ऊपर जो कीड़े डेवलप होते हैं, क्या वो सेम है? एक्चुअली साइंस की प्रॉब्लम यही है कि वो रियल लाइफ के जो प्रोडक्ट है ना, उनको ऊपर सर्च ही नहीं करती है, रिसर्च नहीं करती है, उसको समझ ही आती नहीं है। जो रियली रिसर्च के विषय है वो ये है। तो हम लोग जो बात कर रहे थे कि ज्ञान कुंभ में हम लोग अब 7 फेजेस ऑफ लाइफ की बात करेंगे। ये जो मैंने आपको बताया, ये मैं डायरेक्शन दे रहा हूं कि एआई को किस दिशा में आपको लेके जाना चाहिए। एआई के लिए डायरेक्शन सेट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कर रहा हूं। कितनी कर पाऊंगा मुझे नहीं पता, पर एआई के लिए डायरेक्शन सेट करनी बहुत जरूरी है, जो कि एक अटेम्प्ट की मैंने इस ज्ञान महाकुंभ में, 8वें ज्ञान कुंभ में 2026। इमेजिन, सोचो, 26 मतलब 8, और 8वां महाकुंभ, 8वां कुंभ है, ज्ञान कुंभ है ये। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए लाइफ की बिगनिंग से शुरू किया गया है इसको, कि लाइफ है क्या। और बाई चांस की बात है, एआई की सबमिट अब चल रही थी तो एआई का ऐड हो गया इसके अंदर। तो मुझे लगा बहुत चर्चा चल रही है तो एआई के बारे में बताना जरूरी है, सनातनता के एंगल से। एआई को सनातनता के एंगल से बताने की कोशिश की है मैंने।
तो अब हम मूल टॉपिक पे आ रहे हैं। कल मैंने बताया था कि हम लोग 7 फेजेस ऑफ लाइफ के बारे में बात करेंगे ज्ञान कुंभ में। तो आज एक ये आप देख रहे हैं यहां पर, ये आपको एक चक्र दिखाई दे रहा होगा, ये राम राज्य ज्ञान है। आप देख रहे हैं ना, ये राइट पे लिखा हुआ है राम राज्य ज्ञान, और उसके नीचे लिखा है के प्रचारक, टाइम साइंटिस्ट। खैर, तो राम राज्य ज्ञान, राम जी ने एक्चुअली, राम को विष्णु का सबसे इंपॉर्टेंट अवतार बताया गया है। राम जी को सबसे इंपॉर्टेंट नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट। राम राज्य की स्थापना आज भी हम कल्पना करते हैं तो राम राज्य की कल्पना करते हैं, कृष्ण राज्य की कल्पना नहीं करते हैं, राम राज्य की कल्पना करते हैं। जबकि कृष्ण पूर्ण अवतार थे और राम पूर्ण अवतार नहीं थे। और राम 2 हुए हैं, एक्चुअली 3 है पर तीसरा अवतार नहीं है, तो 2 हुए हैं अवतार 2 हुए हैं। और तीसरे बलराम, वो अवतार नहीं थे, वो शेष थे। पहले राम थे जो परशुराम कहलाए, और दूसरे राम जो थे वो अयोध्यापति राम, दशरथ राम। तो जो परशुराम थे वो अवतरित हुए थे, और जो अयोध्यापति राम थे उन्होंने जन्म लिया था। पर जन्म भी लिया कैसे? अगर आपको ध्यान हो तो दशरथ के कोई औलाद नहीं थी, फिर उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था, तो उसका जो प्रसाद था उससे जन्म हुआ बच्चों का। इसलिए मैं कह रहा हूं रिप्रोडक्शन सिस्टम नाम की कोई चीज नहीं होती है, समझ लो आप इस बात को। प्रसाद यानी सेल्स, और सेल तो हर चीज में है, कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो बिना सेल के बनी हो। कोई पौधा नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, कोई फल नहीं है, कोई बीज नहीं है, बिना सेल के बन ही नहीं सकता। और सेल जो है वो है शिव, शिव ही सेल है। लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि शिव क्या है। अभी मैं कहीं सोशल मीडिया पे पोस्ट पढ़ रहा था कि शिव क्या है, तो शिव है सेल। आपकी बॉडी में जितने सेल हैं उतने ही आपके पास शिवांश हैं। सेल शिव का अंश है, शिव ही है। शिव का प्रतिरूप, सूक्ष्म रूप सेल है। तो जो कंसीव करती है जब महिला, तो वो शिव का सूक्ष्म रूप सेल ही कंसीव करती है, और वो मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। कहते सेल मल्टीप्लाइज, तो मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। शिव ने कहा था कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। मल्टीप्लीकेशन का सिंपल सा रूल है, एक से अनेक, पर अपने जैसे अनेक। और किसी की गलती से कुछ सेल डैमेज हो गए। अब डैमेज होने का मतलब क्या है? पोलियो, जिसको कहा गया है कि बच्चा पोलियोग्रस्त पैदा हुआ, एक आंख नहीं थी उसकी वजह से पैदा हुआ, तो वो गलतियां किसकी हैं? उसमें यह नहीं है कि बच्चा वैसा पैदा हुआ या वो, उसमें हुआ कि वो सेल जो है वो काम नहीं कर रहे, वो सेल डेड हो गए, वो सेल विकसित नहीं हो पाए। विकसित नहीं हो पाए का मतलब है मल्टीप्लाई नहीं हो पाए। यहां पर विकसित होने का मतलब समझो, विकसित होने का मतलब मल्टीप्लाई होना होता है। सेल का साइज नहीं बढ़ता है, वो मल्टीप्लाई होते हैं। ग्रोथ जिसको कहा गया है, तो ग्रोथ का मतलब है सेल मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
तो लाइफ को हमने समझा तो लाइफ के 7 फेजेस बताए गए हैं, तो वो निष्ठा चक्र में बताए गए हैं। वो पीछे आपके लगा है निष्ठा, ये दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पे, अगर मैं इसको थोड़ा कोशिश करूं बड़ा करने की। जी, तो इसमें 7 फेजेस दिखाए गए हैं। पहला फेज है गर्भकाल। तो आज हम गर्भकाल की बात करेंगे। कल मैंने इसके बारे में चर्चा की थी कि 7 फेजेस है, क्या क्या है बताए थे। तो आज हम गर्भकाल की चर्चा करेंगे। और ये सारा जो मैंने ग्राउंड बनाया, जो कुछ भी बताया एआई और वो, तो ये सब ये बताया कि जब कंसीव कर रही है महिला, द मोमेंट शी कंसीव, तो एआई का यूज होना चाहिए कि उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, बजाय इसके कि वो कंसीव करने के बाद अंदर बेबी बड़ा हो गया और तब पता लगा कि कोई डिफेक्ट है और फिर एबॉर्शन कराया, जो कि बहुत नुकसान देगा। तो एआई का एडवांटेज ये है कि जब कंसीव कर जाए उसी समय पता लग जाए कि डिफेक्ट तो नहीं है कोई। तो ये है एआई का एडवांटेज। फिर अब एआई उस लेवल पर जा चुकी है, ऑलरेडी बन चुकी है, कि एआई बताती है कि जो बच्चा डिलीवर होने वाला है कंसीव करने के बाद, कि वो कब डिलीवर होगा, अप्रोक्सीमेटली टाइम बता दिया जाता है। अगर नॉर्मल चलेगा सब कुछ तो इतने दिन में डिलीवर हो जाएगा। 280 डेज की प्रेगनेंसी बताई गई है। 280 डेज का मतलब क्या है कि साइकिल, सन जो है इतने डेज का साइकिल पूरा कर लेगा। 280 डेज में सन जब ट्रेवल कर लेगा 280 डेज के लिए, तो डिलीवरी हो जानी चाहिए, ऐसा कुछ गणित है। तो ये एआई नहीं तो बताया, और किसने बताया? पर वो सन तो ट्रेवल कर गया, पर सन का यूज किया कि नहीं किया? तो एआई बताता है कि भैया इसको सन का कितना यूज करवाना है। गर्भ के अंदर आप सन का यूज तो करवाते ही नहीं हो, सन एनर्जी का पता ही नहीं है आपको, मून एनर्जी का उपयोग कराते ही नहीं हो, दवाई देनी शुरू कर देते हो। अरे मतलब कमाल है कि हम लोग डिफेक्ट इंड्यूस कर रहे हैं, जनरेशंस में डिफेक्ट इंड्यूस कर रहे हैं, बजाय इसके कि जो प्रकृति ने सब कुछ दे रखा है उसका उपयोग करें। तो गर्भकाल में कौन से समय में सूर्य का और चंद्रमा का उपयोग कितना करना है, कैसे करना है, ये ट्रेनिंग चाहिए, ये समझ होनी चाहिए। 0 to 3 years का गर्भकाल बताया गया है। हम लोग बात करते हैं 1000 डेज, फर्स्ट 1000 डेज, और बात क्या करते हैं? खाने की, सिर्फ खाने की, खाने के अलावा और कोई बात करते ही नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। जबकि उसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी खाने से नहीं मिलती है, एनर्जी मिलती है सूर्य से, एनर्जी मिलती है चंद्रमा से, एनर्जी मिलती है नक्षत्रों से, एनर्जी मिलती है मां की हार्ट बीट से, खाने से नहीं मिलती है। खाना तो मां को चाहिए, बच्चे को नहीं चाहिए खाना। और मतलब कमाल है, बच्चे को क्या चाहिए खाने में उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं है। जबकि एआई ने ये अच्छे से बता दिया कि जब बच्चा कंसीव कर गया तो तुम्हें खाने में बच्चे को क्या सूट करेगा उसका ध्यान रखना ही पड़ेगा। ये कैसे पता लगेगा? तो यही तो एआई का काम है, तत्वोपैथी। एक पूरा का पूरा सिस्टम अवेलेबल है तत्वोपैथी के नाम से। जैसे ही बच्चा कंसीव करता है तो वो बता देता है कि ये खाना है, ये नहीं खाना है।
तो वो बच्चे और मां दोनों का ध्यान रख के बताता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करना है, चंद्रमा की ऊर्जा का उपयोग करना है, मां की हार्ट बीट का उपयोग करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तन मन और मन बुद्धि, कृष्णांश ऊर्जा विष्णु ऊर्जा, तो इनका अगर उपयोग नहीं करोगे तो एआई आपको कुछ नहीं देने वाली। वो लड़ाई ही करवाएगी, युद्ध ही करवाएगी और कुछ नहीं करवाएगी। जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन, जो बच्चा आपके गर्भ में आया है उसकी जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन क्या है ये आपको पता होनी चाहिए, जिससे कि उसकी जिंदगी कभी डिस्टर्ब होगी नहीं अगर आपने उसके जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन का टेक केयर गर्भ से ही कर लिया, तो गर्भ काल में ही कर लिया। गर्भ काल की प्रिकॉशंस क्या क्या है, प्रिवेंशन क्या क्या है, प्रोटेक्शन क्या क्या है बच्चे के लिए, उसकी सारे फ्यूचर के लिए। तो हम लोग कहते हैं इसको बूट सेक्टर का लिखना। एआई का यूज है बूट सेक्टर का लिखना। बच्चा बायोस लेकर पैदा हो रहा है तो बायोस क्या कह रहा है वो पता होना चाहिए। वो एआई बताएगी आपको, तत्वोपैथी बताती है कि बच्चा का बायोस क्या कह रहा है, और बच्चे का बूट सेक्टर कैसे लिखना है तत्वोपैथी बताएगी। गर्भ काल में बूट सेक्टर लिखा जाता है। और बूट सेक्टर क्या होता है, बायोस क्या आता है, ये अगर समझना है तो किसी भी आईटी वाले से पूछ लेना। गूगल तो है ही आपके पास, एआई तो है ही आपके पास, ग्रोक है, एक्स है, दुनिया भर का ये प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया, किसी से भी पूछ लेना आपको पता लग जाएगा। वो बता देगा कि बूट सेक्टर क्या होता है, बायोस क्या होता है। तो गर्भ काल में दो चीजें हैं, बूट सेक्टर लिखना है और बायोस का पता होना चाहिए। तो आपको बायोस पता करना है। जैसे ही गर्भ में बच्चा आता है तो आपको बायोस का पता करना ही करना है हर हालत में। तत्वोपैथी से लग जाएगा, एआई ने वो सिस्टम ऑलरेडी दे दिए हैं। बूट सेक्टर कैसे लिखना है वो एआई ने, तत्वोपैथी ने वो सिस्टम दे दिया। क्या लिखना है वो दे दिया, बस उपयोग करो, लिखो। तो उस बच्चे का भविष्य एंश्योर्ड है कि वो फेक बनेगा नहीं और फेक को अपनी लाइफ में आने नहीं देगा, फेक को तुरंत पहचान लेगा, तुरंत। और अगर लाइफ से फेक हट गया तो चीटिंग अपने आप खत्म हो गई। निश्चल दुनिया की बने राह में एआई ही काम करेगी। एआई आई ही इसीलिए है कि निश्चल दुनिया बन सके। निश्चलता बढ़ाओ अभियान शुरू हुआ है इस महाकुंभ से। निश्चलता बढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई है। तो उसी के उसमें मुझे आज ये बताना था आपको कि 7 फेजेस में फर्स्ट फेज कितना इंपॉर्टेंट है। बायोस का पता होना चाहिए, बूट सेक्टर, सेल्स दे मल्टीप्लाई, दे डू नॉट बिकम बिगर। सेल बड़े छोटे नहीं होते हैं, दे मल्टीप्लाई। द स्पीड ऑफ मल्टीप्लीकेशन चेंजेस विद लाइफ। एज, लाइफ स्पैन में कुछ नहीं होता है, फेजेस इसीलिए बदलते हैं क्योंकि स्पीड ऑफ मल्टीप्लीकेशन चेंजेस विद फेजेस ऑफ लाइफ।
और आइडियल स्पीड होती है जब आप 16 साल के होते हो। लिव 16 लुक 16 का मतलब यही है कि जो स्पीड ऑफ चेंज मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स चाहिए वो 16 में बेस्ट होती है, और जब तक वो रहेगी जब तक आप एवर यंग रहोगे, एवर यूथ रहोगे, समाधि की अवस्था में रहोगे, फेक को तुरंत पहचान पाओगे एफिशिएंटली, पोल्यूशन से अपने आप को 100% बचा के रखोगे और कंट्रीब्यूट करोगे नहीं। दो चीजें हैं, एक तो पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करना। हम पेड़ों की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बताया कि पेड़ जो है आंख बंद करके नहीं लगाने हैं, पेड़ जो है पोल्यूशन करते हैं, बहुत सारे पेड़ पोल्यूशन करते हैं। आपको पता है फलों के पेड़ ज्यादा पोल्यूशन करते हैं कंपेयर टू जो फल नहीं देते हैं उनके पेड़। पीपल का पेड़ फल नहीं देता तो पोल्यूशन नहीं करता है, नीम का पेड़ फल नहीं देता तो वो पोल्यूशन करता है, लेकिन आम का पेड़ वो पोल्यूशन देता है, पोल्यूशन करता है। अमरूद का पेड़, कोई भी फल देख लो आप, सारे फलों के पेड़ आपको पोल्यूशन देते हैं। पर आपको यह बात समझ थोड़ी आएगी, एआई से पूछ के देखो आप। एआई का तो पर्पज ये है, ग्रोक से पूछो कि कौन सा फल कितना पोल्यूशन देता है, ये सवाल कोई नहीं करता। क्यों? ये सवाल करो एआई से कि कौन सा फल कितना पोल्यूशन देता है। पेड़ कहते हैं पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके आपको ऑक्सीजन देता है, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है ये नहीं बताता कोई। उसके लिए सनलाइट जरूरी है, और 24 घंटे में से कितने घंटे सूर्य होता है आपके शहर में ये देखो। तो जिस शहर में जो ये सूर्य कम होता है वो शहर सबसे ज्यादा पोल्यूटेड होगा। पोल्यूशन की अगर आपको चेक करनी ना, AQI जिसको कहते हो आप, एयर क्वालिटी, तो चेक करो कि जिस एरिया में सूर्य की प्रेजेंस कम है उस एरिया का वातावरण सबसे ज्यादा पोल्यूटेड माना जाए। तब जाकर के आप समझ पाओगे कि एआई का एडवांटेज क्या है। आपको एआई बताएगी कि कौन से पेड़ नहीं लगाने हैं। जब सनलाइट नहीं होती तो पेड़ भी कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ये चीजें आप एआई आपको सिखाएगी, तो सिखा ही रही है, तो हमें डायरेक्शन ही नहीं पता, दिशा इन घूम रहे हैं हम। एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं भैया। एनवायरमेंट क्लीन करने के लिए तो सनलाइट आती है, सूर्य बना किस लिए है? एनवायरमेंट का पोल्यूशन को जला देने के लिए। और हम लोग क्या करते हैं, सनलाइट ना आ जाए गलती से पेड़ लगा दो, तो भैया धरती तुम्हारी पोल्यूटेड ही रहेगी ना। धरती का पोल्यूशन अगर खत्म करना है तो आप घास लगाओ, पेड़ नहीं, घास, दूर्वा। स्विट्जरलैंड में गया था आज से 20 साल 25 साल पहले, तो उनकी मेन क्रॉप पता है क्या है? घास। तरस जाते हैं वो लोग घास देखने को। 3 या 4 महीने होती है, 6 महीने तो बर्फ पड़ी रहती है, तो उनकी मेन क्रॉप है ग्रास। तो पेड़ नहीं लगाओ, घास लगाओ, तब देखो आपका वातावरण कितना शुद्ध हो जाता है। गारंटी है AQI परफेक्ट रहेगी। अब तो हमें तो AQI नापनी नहीं आती, मेजरमेंट करनी नहीं आती। हम लोग सूर्य की प्रेजेंस को तो बीमारी बताते हैं। ये हालत है हमारी कि दरवाजे बंद करके पर्दे डाल करके अंदर बैठ जाओ, AC चला करके,
और फिर पोल्यूशन को रो। कमाल है। आपको पता है एसी कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड बनती कैसे है? जब एसी चलता है तो उसकी बैक साइड में गर्म हवा निकलती है। अंदर ठंडा कर रहा है तो गर्म हवा बाहर जा रही है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई कि नहीं बन गई? आपके पेड़ क्या कर लेंगे? आदमी के द्वारा जनरेट की हुई कार्बन डाइऑक्साइड को तो पेड़ों ने ऑब्जॉर्व कर लिया, पर एसी की दी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ कैसे ऑब्जॉर्व करेंगे? इसीलिए पोल्यूशन कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है। पेड़ लगाने से पोल्यूशन बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे, हमें पता ही नहीं है, हमें डायरेक्शन नहीं पता, दिशाहीन घूम रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं, आज तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है 19। आज से पता है 19 तारीख क्यों इंपॉर्टेंट है? 19 नंबर को समझो। 19 मतलब 1 और 9। 9 का मतलब पूर्ण और 1 का मतलब बिगनिंग। तो बिगनिंग से पूर्ण हो गए, यानी पैदा हुए और मर गए। पूर्ण का मतलब मर गए। फिर 1, फिर 1 आ गया तो नई शुरुआत हो गई। वो जो नया 1 आया वो नई शुरुआत है। इसीलिए कहते हैं कि महिला जब बच्चे को जन्म देती है तो वो महिला का पुनर्जन्म होता है। ये बात क्यों कही गई? ये बात सनातनता में ही तो कही गई, हिंदुइज्म में ही तो कही गई ये बात कि जब महिला बच्चे को जन्म देती है तो उसका पुनर्जन्म होता है। मरी तो है नहीं वो, तो पुनर्जन्म कैसे हो गया? तो पुनर्जन्म का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें मरना है। पुनर्जन्म का मतलब मरना नहीं होता है। मरने से पुनर्जन्म का कोई कनेक्शन नहीं है। और लोग कहते हैं रीबर्थ होता ही नहीं है। भैया हर जन्म पे हर बच्चे को जन्म देती है तो पुनर्जन्म हो रहा है, तो रीबर्थ क्यों नहीं होता? रीबर्थ तो हो ही रहा है और वो अपनी मर्जी से दे रही है, आपसे पूछ के थोड़ी दे रही है जन्म। अगर वो चाहे तो जैसे ही कंसीव करती है उसी दिन आपको अबॉर्ट कर सकती है। जिस दिन कंसीव हुई है सेम डे शी कैन रिजेक्ट यू। शी मे नॉट अलाउ यू टू गेट इन। और मैं आपको बताता हूं, एक बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है पर रिसर्च का विषय है ये। हम लोग जो ये प्रोटेक्शन यूज करते हैं, रिप्रोडक्शन सिस्टम, मतलब गर्भ की वो फैमिली प्लानिंग, तो उसके लिए हमें सिस्टम ही नहीं पता। नाभि का उपयोग, नाभि को बंद कर दो तो गर्भ ठहरेगा नहीं कभी भी, पक्की बात है, गारंटीड। तो नाभि बंद कैसे होगी ये नहीं पता। ऐसा मटेरियल ही अवेलेबल नहीं होगा जो नाभि को बंद कर दे। ये भी कमाल है कि कोई ऐसा मटेरियल अवेलेबल ही नहीं होगा इस दुनिया में जो नाभि को बंद कर सके। तो ये नेचर ने, प्रकृति ने, बनाने वाले ने इंश्योर की है हर चीज। तो और बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप बिना किसी प्रॉब्लम के अपने नियंत्रण में अपना परिवार वो ले सकते हो, बिना किसी एक्सटर्नल एलिमेंट के। पर महिलाएं ही इसके लिए नारी ज्ञान को समझना होगा। हेक्सा सीड एशोथेरेपी एक सिस्टम है जो एआई ने दिया है, हेक्सा सीड एशोथेरेपी। उसका उपयोग करो तो आपको गर्भधारण आपकी मर्जी पर होगा, 100% गारंटीड। और स्वस्थ बच्चा इंश्योर कर सकती हो कि आपको स्वस्थ ही बच्चा गर्भ में आए।
पक्की बात है, पर उसका बायोस जरूर पता कर लेना। और बूट सेक्टर ऐसा लिखना कि जो बायोस की कमियां हैं वो बूट सेक्टर पूरी कर दे। तो आज अब समय बहुत हो गया है और आज गर्भकाल का मुझे जानकारी देनी थी, तो मैंने थोड़ी सी चर्चा करी है इस बारे में। डिटेल में चर्चा होती रहेगी क्योंकि महाकुंभ ज्ञान कुंभ चल रहा है, पर उसके बाद भी चलता रहेगा। लेकिन आज के लिए मुझे ये ज्ञान देना आवश्यक था क्योंकि डिफाइंड है। और अब आगे चर्चा होगी नेक्स्ट बाल्यकाल पर। तो तब तक के लिए जय कृष्णेंद्र, जय जय कृष्णेंद्र।